नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 20 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। एक तरफ महंगाई, पेपर लीक और कोरोना जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष तैयार है, वहीं सरकार ने भी हर सवाल का जवाब देने की ठान ली है। 20 अगस्त से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के सत्र को लेकर अभी से गहमा-गहमी शुरू हो गई है और सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी अभी से दिखाई दे रहे हैं। इस मॉनसून सत्र में इनेलो का कोई भी विधायक नहीं होगा। गौरतलब है कि इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में त्याग पत्र दे दिया था। मॉनसून सत्र में कांग्रेस जहां बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कोविड प्रबंधन, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के चल रहे आंदोलन जैसे प्रमुख मुद्दों पर सदन को घेरने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी की तरफ से शब्द बाण को संभालने और जवाबदेही की जिम्मेदारी सीएम, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री की ज्यादा रहेगी। कांग्रेस की तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता भुक्कल, रघुवीर सिंह काद्यान, रावदान सिंह, किरण चौधरी प्रमुख रूप से मोर्चा संभालेंगे। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आपने देखा किसान का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का है, ये पेपर लीक का है, महंगाई है और जो कानून व्यवस्था है, क्या बिल्कुल चरमरा गई। मुद्दों की कोई कमी नहीं। हम ये 20 तारीख से सेशन है तो 19 को हमारी सीएलपी की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे और मुद्दों की कोई कमी नहीं। विपक्ष के समय नौकरियां बिका करती थी और बोली लगा करती थी, सीएलयू की बोली लगा करती थी। मनोहर के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में मेरिट और योग्यता पर नौकरियां मिलती हैं और हरियाणा के इतिहास में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, जो ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ लोगों को ईमानदारी से नौकरियां। कांग्रेस के मित्र अतीत में जाके पूछिए क्या हुआ था हरियाणा के किसान को, पूछिए जिनके बच्चे नौकरी लगे उनसे पूछिए। लोग जमीन बेच के नौकरी लगा करते थे, ना खर्ची ना पर्ची। ये मनोहर की सरकार है, जो जवाब होगा करेंगे बात। इस बार का विधानसभा सत्र पूरी तरह से पहले की तरह कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए चलेगा। केंद्र सरकार ने जो नियम कोरोना से संबंधित जारी किए हुए हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। विधायकों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जाएगी। मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजेशन और एंट्री के समय विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों का कोविड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही प्रवेश हो पाएगा। बीते सत्र की कार्रवाई पर नजर डालें तो बजट सत्र के दौरान पंजाब के कुछ विधायकों ने सीएम को घेरने की कोशिश की थी। आगामी विधानसभा सत्र में सुरक्षा को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखा है, यानी इस बार सुरक्षा बेहद पुख्ता होना तय है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ जाहिर है कि इस बार का सत्र जरूर हंगामेदार रहेगा। बस एक सवाल हर बार की तरह उठ रहा है कि क्या जनता के मुद्दे सदन में उठ पाएंगे या फिर आपसी खींचतान में ये सत्र भी हर बार की तरह शोर शराबे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 20 अगस्त से प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर जहां विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसान आंदोलन, इसके तहत विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार भी पलटवार करने को लिए तैयार है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के मेहमान से आपको मिलवा देते हैं, रूबरू करा देते हैं। योगेश कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी, जिस तरह से विपक्ष पहले ही रुख जो है हमलावर दिख रहा है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बहाने हम सरकार को विधानसभा में घेरेंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, अभी हाल ही में पेपर लीक हुआ है, चाहे उसका मुद्दा हो, या किसान आंदोलन का मुद्दा हो, कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है।
सरकार के तरफ से क्या प्लानिंग है? विपक्ष के इन हमलों का कैसे जवाब देंगे? देखिए खालिद जी, विपक्ष हर बार तीर कमान में रखता है और वो वहां जाते ही खुश हो जाते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो मुद्दे हैं, कांग्रेस उन मुद्दों पर विधानसभा सत्र के दौरान ईमानदारी से और व्यवहारिक बहस करे, चर्चा करे, और सरकार उसके लिए तैयार रहती है। जिम्मेवारी विपक्ष पर ज्यादा रहती है कि वो हंगामेदार करके उस विषय को और बहिर्गमन करके, वॉकआउट करके और उन मुद्दों को और मुद्दों से बचने की कोशिश ना करे। इसलिए सरकार अपने स्तर पर जो उसकी जिम्मेवारी है पूरी तरह निर्वाह करने के लिए तैयार है, कर रही है। विपक्ष भी इस जिम्मेवारी को अपने स्तर के ऊपर पूरी तरह से निभाए, ये हमारी भी अपील है कि सार्थक सत्र चले, जनता से जुड़े मुद्दे सामने आए और सरकार से उनकी जानकारी जनता तक पहुंचे। ये सरकार का प्रयास रहेगा। सरकार के पास तो साधन और भी है, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की ज्यादा होती है ना शास्त्री जी, क्योंकि हमने अभी देखा है कि देश की संसद किस तरह से चली है। 2 दिन पहले ही लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है, कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के प्रतिपक्ष नेता और विधायक जन से ये सम्मान पूर्वक आग्रह और निवेदन करूंगा कि वो जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर ईमानदारी से बहस के लिए तैयार रहे और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होने का अवसर जो सत्र के माध्यम से मिलता है उसको देना चाहिए। केवल वॉकआउट करके, बहिर्गमन करके, विरोध करके, हंगामा करके अपने जिम्मेवारियों से बचने की कोशिश होती है, तो जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं होता। कितनी बार लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने कांग्रेस और विपक्ष के अनेक लोगों को आग्रह किया कि 0 आवर्स के अंदर आप ईमानदारी से इन प्रश्नों को उठाइए, बात रखिए, लेकिन केवल हंगामा के अलावा कांग्रेस और समेत तमाम विपक्ष के एक भी सांसद ने अपनी जिम्मेवारी को व्यवहारिक तौर के ऊपर नहीं निभाया। इसलिए इस विषय को हरियाणा सत्र के अंदर भी देखा जाना चाहिए कि हरियाणा सरकार के अंदर बैठे लोग कांग्रेस के लोगों की वो हरकत देखेंगे या सकारात्मक रूप देखेंगे। ठीक है सर। योगेश कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इतने मुद्दे हमने गिनाए, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन और कानून व्यवस्था भी एक तरह से मुद्दा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होने जा रहा है 20 अगस्त से, उसमें आपको लगता है कि सब कुछ बहुत इजी होगा और विपक्ष आराम से बैठ के सुनता रहेगा? देखिए, शास्त्री जी की बात से मैं कुछ एक से सहमत हूं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपोजिशन का जो काम है ना, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, लेकिन जनता की आवाज बनना भी तो एक काम है। मैं पूरी बात कर दूंगा, आप उसके बाद निर्णय लीजिए, जनता को निर्णय लेने दीजिए। अपोजिशन को कुछ प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के पास तो बहुत प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट तो अगर बहस ना भी करे तो कोई क्या कर लेगा? गवर्नमेंट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, उन्होंने तो काम करना है, हमने ये कर दिया जी, आगे ये करेंगे जी, उनका सिंपल है सोच। अब मेरा कहना ये है, जैसे अभी पिछले सेशन के अंदर ये इनके किसानों के मुद्दे पे इन लोगों ने शोर मचाया और फिर उसके बाद ये कोशिश की कि प्रूव करें कि भाई सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो किसान के मुद्दे पे तो किस मुंह से अब बात करेंगे? भाई आप फेल हो चुके एक बार, इस पे तो आप बहस मत करो, ठीक है? एज विधानसभा इज कंसर्न, आप बाहर जो कर रहे हो करते रहो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे प्लेटफॉर्म अपोजिशन के पास एक ये बहुत बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, इसको बाहर जाके वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना, और अपने मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं खुद ये मानता हूं, चाहे कांग्रेस बाहर जाए, चाहे बीजेपी या अपोजिशन कहीं पे औरों की सरकार हो, वो बाहर जाती है जब, तो मुझ जैसे आदमी को तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है वहां पे आप बात कीजिए ना, आप तर्क संगत बात कीजिए। लेकिन अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या? मान लिया, मैंने मान लिया, जनता तो सुन रही है, आपका मीडिया तो कवर करेगा, आपकी बात जनता तक तो पहुंचेगी। जनता मैं यही तो बात कर रहा हूं। आज तक सर आपने देखा है कि विपक्ष बड़ा आसानी से, चाहे कोई भी विपक्ष रहा हो, जब मुद्दे होते हैं तो एकदम शांति से बैठा रहता है। मैंने देखा है विपक्ष का काम तो होता है जनता की आवाज। अब महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष नहीं बात करे, बेरोजगारी पर नहीं बात करे, पेपर लीक पर अगर नहीं बात करे, ये सारे मुद्दे तो हैं। कानून व्यवस्था पर बात ना करे। कृषि कानून एक प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर लोग कृषि कानून से हर एक आदमी जुड़ा हुआ है और
विपक्ष इस बातों को नहीं रखे, आपको क्या लगता है जनता उसको माफ कर देगी? मैं आपको ईमानदारी की बात करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, आपको पता नहीं कैसा लगेगा। वाजपेयी जी अपोजिशन में रहे हैं, ठीक है, मैंने उनके पुराने भाषण सुने हैं तो ऐसा लगता है कि यस ही इज ए क्रिएटिव मैन, वो कुछ क्रिएशन चाहता है। जो हम यहां बहस कर रहे हैं विधानसभा में, अपोजिशन और सरकार मिलकर उनके सॉल्यूशन निकाले। जो हम और आप बात लास्ट में करते थे किसी भी मुद्दे पे, वही अब बात तो नहीं हो रही है। आप जिस बात अरुण जेटली के समय की आप बात कर रहे हैं कि कैसे बैठ के अपने कक्ष में वो विपक्ष के साथ बात करके और सदन को चलाते थे, उस तरह की भी तो जरूरत है आज के युग में। मैं वहीं पे आ जाता हूं। चलो सुषमा स्वराज जी के भाषण सुनिए, ठीक है, वो कमाल के हैं, वो अपोजिशन में रहे हैं और अपोजिशन में उन्होंने क्या क्या वो सेट किए थे उदाहरण, वो आज के दिन खत्म होते जा रहे हैं हर जगह। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए शायद शास्त्री जी मेरी बात से सहमत होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि एक फ्लोर मैनेजमेंट होती है, उस फ्लोर मैनेजमेंट में ये किसी भी एक मंत्री की या उसकी ड्यूटी लगाते हैं। कभी पहले अंदर बात करने से पहले हम अपना इंटरनल बात कर लेते हैं, चाय के बहाने, लंच के बहाने, डिनर के बहाने बैठते हैं लोग, और उस बैठने में अपने अपने फैसले होते हैं कि भाई देखो इससे कम तो हम मानेंगे नहीं, हमें बोलने का पूरा हक है, हम बोलेंगे। तो वो लगभग सारी चीजें बाहर तय हो जाती हैं और फिर बहस होती है और फिर क्रिएटिव बहस होती है। ठीक है सर, जो वो कहना चाहते हैं। हमारे साथ सुखबीर तंवर भी जुड़ गए हैं, एनएलओ प्रवक्ता हैं। सुखबीर जी, आपके तो एक ही विधायक थे, अब तो वो भी नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया किसानों के समर्थन में, कृषि आंदोलन के समर्थन में। अब आप तो विधानसभा में जाएंगे नहीं, लेकिन विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, क्या रणनीति होगी एनएलओ की? देखिए खालिद जी, इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक नहीं होना, ये कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से मिली भगत करके 27 जनवरी को माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए थे, ये नहीं करवाए। निसंदेह वहां इनको सबको पता है कि एलनाबाद में क्या होने वाला है, इसलिए वो होना ना होना। लेकिन आज हम प्रदेश की जो भी अनियमितताएं हैं और विधानसभा के अन्यथा जो भी मंच हैं उन पे हम निरंतर प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा का सत्र है, विधानसभा के सत्र में जो भी प्रदेश में व्याप्त अनियमितताएं हैं उनको उठाना विपक्ष का भी और जो सत्ता पक्ष से अलग जो विधायक हैं उनका संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए आज जिस प्रकार से कृषि कानूनों के, अभी राजनीतिक विषय कौशिक साहब कह रहे थे, देखिए किसानों से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है जो कृषि कानून है। निसंदेह संसद में, विधानसभा में भी बात होनी चाहिए, संसद में भी बात होनी चाहिए। और जो किसान संसद आपने देखी, इस देश में एक अलग तरीके का, सबसे जब से देश आजाद हुआ है कि संसद के पैरेलल एक किसान संसद चली है, उसमें सारे मुद्दे उठाए, भले ही केंद्र सरकार ना माने, लेकिन उसमें हर रोज जो जो मुद्दे उठे हैं उन पे काम करना, उनको देखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, आज खट्टर साहब के शासनकाल में जितनी भी भर्ती हुई, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है पेपर लीक ना हुआ, बहुत ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा शिक्षा पे जो पिछले, चलो कोरोना को छोड़ भी दें, इसके अलावा शिक्षा पे जो हाल है वो आपको भी पता, हमें भी पता है। चिकित्सा में जिस प्रकार से, ये कहने को तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं, लेकिन चिकित्सा का मैं गुड़गांव की अगर बात करूं, यहां पे एक इंडियन नेशनल लोकदल के शासनकाल में हॉस्पिटल बना था सेक्टर 10 में और ईएसआई हॉस्पिटल बना था सेक्टर 9 में। उसके बाद बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7 साल के शासन में इन्होंने गुड़गांवा जैसे महानगर की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए इन्होंने क्या किया? निसंदेह कुछ भी नहीं किया, हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। कहने को तो जो मर्जी कहते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे किसी ने किया था वो इंडियन नेशनल लोकदल के शासनकाल में हुआ था। विगत के 10 वर्ष कांग्रेस के और उसके बाद 7 वर्ष भारतीय जनता पार्टी, बीच के 2 वर्ष जननायक जनता पार्टी के, ये पूर्णतः इन दोनों शिक्षा और चिकित्सा पे विफल हो चुके हैं। ठीक है शास्त्री जी, 2 ऐसे मुद्दे हैं, अभी जो पेपर लीक हुआ कांस्टेबल भर्ती को लेकर, और दूसरा बेरोजगारी, दोनों युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विपक्ष इस मुद्दे को जरूर उठाएगा सत्र में,
लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, कहां चूक रह गई सरकार से। इससे पहले भी ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ, लेकिन उस मसले पर अभी तक जो है दूसरा परीक्षा कराने के लिए कोई ऐलान ही नहीं किया गया, कोई तिथि घोषित नहीं हुई। युवाओं का भविष्य ऐसे कब तक अधर में रहेगा सर? देखिए खालिद जी, पेपर लीक हुआ है, सरकार के स्तर के ऊपर ये कामयाबी में चूक हुई है, ये बड़े अदब के साथ, जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि उस अनियमितता को सरकार ने स्वीकार करके भर्ती को, टेस्ट को रद्द कर दिया। फिर उसके बाद होना भी तो चाहिए। ग्राम सचिव में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई सर, ऐसे नहीं होता सर एक बात सुनिए सर, ग्राम सचिव में छात्र जो है आपने 6 महीने पहले रद्द कर दिया, एग्जाम 6 महीने पहले रद्द हुआ, उसका तिथि नहीं आया, उसकी कोई डेट नहीं आई। आपके पास माइक है ना? नहीं, आपके पास भी है, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ। और यही हाल क्या इसका भी होगा? पुलिस भर्ती का भी यही हाल होगा क्या? ये पार्शियलिटी हो रही है। कब तक इंतजार करते रहेंगे युवा? आप अपनी बहस में करते हैं, नहीं कम से कम सत्ता पक्ष में नहीं आने देते। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, गलत लोग इस सरकार के अंदर भर्ती नहीं हो सकते, समय लगेगा, योग्य व्यक्ति इसके अंदर आएंगे। हमने टेस्ट रखा, किसी कारण से रद्द हुआ, लीक हुआ, उसकी जिम्मेवारी जल्द उसके गर्दन तक पहुंचेगा आप। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों ने टेस्ट रखे थे, टेस्ट न करवा के नंबरजी से अपने घरों से लिस्ट जारी की, उससे तो बेहतर है कि 6 महीना लेट हो जाएगा। और ये सरकार अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से लाखों लोगों को पिछले सत्र के अंदर रोक रही थी, जल्दी सारा शेड्यूल तैयार करके आपको एक व्यवस्थित दिशा, क्योंकि जब कोई चाकबंद व्यवस्था कहती है तो उसमें समय लगता है, लेकिन उसके बावजूद यदि चूक हुई है तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। ये अच्छी बात है कि सर आप जिम्मेवारी ले रहे हैं, लेकिन ये अरे आप असली बात को तो नहीं आने देते सर एक बार हमारी बात भी तो सुन लीजिए। करते हैं, एक तरफा बोलते रहेंगे तो थोड़ी इस तरह से डिबेट होता है क्या? नहीं, आप इस बात पर कभी बहस की क्या कि कांग्रेस ने ड्राइंग का टेस्ट रखा, टेस्ट न करके भर्ती कर दी, पीटीआई की भर्ती कर दी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, कहीं उनको जगह नहीं मिली, मतलब जो कांग्रेस ने किया उसी तरह से करेंगे क्या? उनको द्वारा टेस्ट करके कांग्रेस तो अपने गलतियों की सजा भुगत रही है, युवाओं को आपसे उम्मीद थी, लेकिन हम सर अब इसी तरह से 2024 तक इंतजार करेंगे छात्र। खालिद जी, हमारे यहाँ देरी है, अंधेरी नहीं है। वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा था, ठीक है, यहाँ देरी है मान रहे हैं, लेकिन अंधेरी नहीं है। देर अंधेर की बात करने वालों से एक सवाल है मेरा, आप बताएं, निरंतर 12 वर्ष मध्य प्रदेश में व्यापम सारी तकनीकी शिक्षा और सारी व्यावसायिक शिक्षा और सारे रोजगार किस प्रकार से आपने बेचे थे? आज तक किसी को उसमें सजा हुई क्या? जो जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, बता दें अगर आपके पास कोई जवाब। आप हरियाणा में भी वही दोहरा रहे हैं, आप हरियाणा में भी वही दोहरा रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर, आरोप भी लगे, अरे आरोप नहीं, आरोप सच्चाई है, 12 वर्ष तक सब बेचा आपने, 12 वर्ष तक निरंतर बेचा। ठीक है सर, शास्त्री जी जवाब दे दीजिए सुखबीर जी की बात को। जहां एजेंसियों ने जांच की और जांच एजेंसी के बाद कोर्ट के अंदर केस चला, माननीय कोर्टों ने यदि किसी चीज को आगे बढ़ा दिया तो आप कोर्ट को चैलेंज करेंगे क्या? हरियाणा पहला राज्य है जिसकी धरती पर हाई कोर्ट में एक भी जस्टिस नहीं की, बल्कि हरियाणा की सरकार के ऊपर माननीय संविधान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि हरियाणा सरकार ने बेहतरीन भर्ती प्रक्रिया शुरू की है जिससे आम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। ठीक है सर, टिप्पणी को याद नहीं करते आप लोग? आप उसी कोर्ट में इन लोग के प्रमुख को सजा दी और उसी कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, खालिद चालका जी। सर जरा इनसे भी एक सवाल ले लेना। खालिद जी, आप लोग के पास तो इस बार बहुत मुद्दों का भरमार है, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे मानसून सत्र जो विधानसभा का शुरू होने वाला है 20 अगस्त से? इस समय तो पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, खालिद जी तैयारी कर रहे थे, कोई बात शास्त्री जी सुनो, देरी हो सर, जिस तरह से हरियाणा की सरकार चल रही है वैसी हरियाणा का ट्रैफिक चल रहा है। टोल टैक्स के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको टोल में सुविधा नहीं है और वो सारी चीजें मतलब वो अलग विषय है, चलो छोड़ दीजिए। मुद्दों की जहां तक बात है हसन भाई, इस समय हरियाणा सहित पूरे देश में मुद्दे क्या है? भाजपा के खिलाफ हर व्यक्ति के अंदर आक्रोश है। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को आप देख लीजिए कि भाजपा ने 2019 का मैनिफेस्टो जारी करते समय क्या क्या कहा था, वो सारी चीजें आएंगी।
उसके अलावा इस समय जो इस बीते वक्त में बीता, इस बीते वक्त में क्या बीता, किसानों के साथ आपने जो ज्यादती की, जो जुल्म किए और जो कर रहे हैं वो सामने है। इस प्रदेश के कर्मचारियों के साथ आपने जो तानाशाही की वो सामने है। बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पर है, वो पूरी दुनिया के सामने है। महिला उत्पीड़न में आप हरियाणा टॉप पर है, वो पूरे देश के सामने है। ये सरकार के आंकड़े हमारे लिखी हुई बही नहीं है कि हमने अपने घर पे, कहते हैं ना एक कहावत है कि बाबा की बही बाबा करने आओ। ये हरे अरे शास्त्री सुनो, शास्त्री जी सुन लो, अब सुन लो, अब बहुत देर से कह रहे थे, अब सुन लो। अरे शास्त्री जी जरा सुन लो, ठीक है। हरियाणा में बाबा की बही बाबा करने आओ, ये हरियाणा में कहावत है। हसन भाई आपको बता देता हूँ, खालिद जी यदि समय ना हो तो रेडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। इनकी बही और इनके हरियाणा के हर विधानसभा में तिरंगा यात्राएं, ट्रैक्टर और तिरंगा यात्रा का छोड़ दीजिए। अरे सुनो शास्त्री, तिरंगा यात्रा का छोड़ दीजिए, तिरंगा यात्रा का छोड़ दीजिए। तिरंगा यात्रा आज का विषय नहीं है। तिरंगा यात्रा की आप बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र के विधायक ने तिरंगा को पैरों तले रौंदा था, पूरे देश ने देखा। सर उसको छोड़ दीजिए। हम जिस मुद्दे पे हैं वहीं पे उसमें बात वहीं पे रहे। हम मानसून सत्र पे इस समय हैं, विधानसभा का जो 20 अगस्त से शुरू होने वाला है उसी पे बात। हरियाणा में ज्वलंत मुद्दे हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं। थोड़ा आनंद आता है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। झूठ बोलो, सीना ठोक के बोलो, ये नहीं होगा। जो चलाओगे वो चलेगा। झूठ बोलो, सीना ठोक के बोलो, ये संभव नहीं होगा। प्लीज एक थोड़ा सा रुक लीजिए। इस समय हरियाणा में जल्दी भरमार नहीं है। आप क्या कहते हैं कि 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे हरियाणा में? जब मैनिफेस्टो जारी हुआ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा साहब ने मैनिफेस्टो जारी किया, पूरे हरियाणा के मंत्री और बहुत सारे लोग थे, क्या कहते थे? 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। ये उनका मैनिफेस्टो का शब्द है। हुआ क्या है? पूरे 7 साल में 50 से 53 हजार लोगों को नौकरी मिली। ये उनके कुछ एसएससी के चेयरमैन का बयान है, मेरा नहीं है कि मैंने बोल दिया हो, ऐसा नहीं है। एसएससी का चेयरमैन जो है भाजपा ने जो बना के रखा हरियाणा सरकार में, नहीं, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। आप जो मुद्दा आप उठाने वाले हैं उसके बारे में बताएं, फिर हम रिएक्शन लेंगे। इस समय मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों की। लेकिन खालिद जी सवाल तो ये भी है, क्या देश की संसद में जो हुआ कांग्रेस उसी तरह का यहाँ भी अपना वो देश की संसद में क्या हुआ आप बता दीजिए। वहां पे संसद विपक्ष चलने नहीं दिया, देश की संसद में नहीं, विपक्ष नहीं चलने दिया। क्या हमको हरियाणा में नहीं सुनेंगे? क्या बहुमत का ये मतलब है कि आपने देश की संसद में नहीं सुना तो क्या हरियाणा में नहीं? कोई ऐसा तालमेल नहीं हो सकता कि जनता की आवाज दोनों मिलकर इस तरह से बनाएं कि विधानसभा सही से चल सके। आप लोग जब अभी यहाँ पर इस तरह के रुख अपनाएंगे तो विधानसभा में क्या होगा? देश की जो प्रदेश की जनता उसकी आवाज कहां निकलेगी? देश में जनता की आवाज कोई नहीं सुन रहा है, आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। आप सबको इस देश को डंडे से हाँका जा रहा है, एक डंडे से। आप समझ लीजिए ऐसा नहीं है। नहीं, मिलजुल के मिलजुल के सत्र चलाने की जिम्मेदारी जितना सत्ता पक्ष का है खालिद जी, उतना ही विपक्ष का भी है। क्योंकि इसमें जो पैसे की बर्बादी होती है वो प्रदेश के लोगों के पैसे होंगे, वो जनता का टैक्स का पैसा होगा। और आप लोग हमारी बात मुद्दे के मकसद में खालिद जी, मुद्दे के मकसद में भटकने की जरूरत नहीं है। जो मुद्दा है बेसिक वो आपको उठाना होगा। ठीक है, इस प्रदेश की बेरोजगारी की बात उठाएंगे, इस प्रदेश की महिला उत्पीड़न की बात उठाएंगे, इस प्रदेश के किसान आंदोलन की बात उठाएंगे। ठीक है, कोई मौका नहीं होगा जिसमें हरियाणा शास्त्री जी रुख देखकर आपको माफ कीजिएगा शास्त्री जी, योगेश जी, ये रुख देखकर आपको लग रहा क्या कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल पाएगा? मैंने ना जिस नोट पे बात शुरू की थी ना, वो नोट वहीं पे आ गया जहां पे आप कह रहे थे कि वहां तो नहीं पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली एक पॉजिटिव नोट से शुरू करना चाहिए विधानसभा को, और ये सोच के करना चाहिए अपोजिशन को विश्वास हो या ना हो, पर अपनी तरफ से तो एक बार शुरुआत ऐसी हो कि भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी बातें सुनी जाएं, जनता भी सुने, क्योंकि वो भी एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद रोड तो आपके पास खुले हैं, कभी भी आप रोड पर खड़े होकर आ जाइएगा। तो मेरा मानना ये है कि मैं इस बात से सहमत हूं खालिद जी की से कि आज के दिन मुद्दों की कमी नहीं है, ठीक है। और वहां पे विपक्ष के नाम पे तो अब कांग्रेस ही रह गई है, बाकी सारे तो मिल गए हैं या इनेलो के वो जो है रिजाइन कर गए हैं। तो जब कांग्रेस को सब कुछ करना है, होमवर्क पूरा है, तो चाहे रूलिंग पार्टी कुछ भी चाहे, वो चाहे कि भी आप चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, या अपनी मर्जी से आप प्लान कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। आपको वहां बैठ के बातें करनी चाहिए। बेरोजगारी है, कोई दो राय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला यह कि अभी लेटेस्ट निर्भया से बड़ा भयंकर कांड हुआ है सोनीपत के अंदर।
2 बहनों को बिल्कुल 4 लोगों ने रेप किया है सरेआम मां के सामने, और उसको उन दोनों बहनों को फिर जहर देके मार दिया गया है जी। इससे कीटनाशक दवाई पिलाई। हाँ, इतना बड़ा भयंकर कांड तो निर्भया वाला भी नहीं था, और उसकी आवाज कहीं नजर नहीं आती है। चलो वो लॉ एंड ऑर्डर का एक मामला है। मैं तो जल भराव को भी मानता हूं, जो पानी भरता है, और वो भी वहां भरता है जिनको हम स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, ठीक है, वो भी एक मुद्दा है। उसके अलावा और जो ये बातें कर रहे हैं किसान वाली बातें कि सरकार उन्हें किसान नहीं मानती, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखना चाहते हो रखिए कि भाई हमारे हिसाब से हैं, इनके हिसाब से नहीं है, कोई बात नहीं। आपको बेरोजगारी है, महंगाई है या भुखमरी है, जो भी चीजें हैं, रोड्स का जैसे अभी यहां पे जिक्र कर दिया, आप रखिए, लेकिन मंच पे रखिए, उस मंच पे रखिए जो जनता तक जाता है। सुखबीर जी, कोई ऐसा प्लानिंग नहीं करना चाहिए कि सारे पार्टी बैठक करें और बैठक करके यह तय करें कि जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो ठीक तरीके से चलाया जाए और जनता के जो पैसा है उसको बर्बाद न किया जाए। इसमें सभी पार्टियों की भागीदारी है। सदन चलाना और सदन में बेहतरीन मुद्दे, बेहतरीन विषय प्रस्तुत करना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। अगर इनको हरियाणा प्रदेश की जनता से प्रेम होगा, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। आप बीच में बहुत बोलते हैं, फिर आप बोल भी नहीं पाएंगे, समझ लीजिए। एक नहीं, ये डांट मार के आप ये समझ लीजिए। फिर बीच तुम्हारे भाषण सुनने के लिए बैठे हैं? नहीं, क्या भाषण सुना दिया? कैसे क्या भाषण सुना दिया? क्या गलत बोल दिया? अरे शास्त्री जी क्या गलत बोल दिया? पूछा गया है, जवाब ले लीजिए। आपसे रिएक्शन लेंगे, जब सर आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, आपसे रिएक्शन लेंगे। लेना एक देना तो कोई विधायक नहीं, जनता के पास समर्थन नहीं, और आप बैठ के बात करते हो। क्या डांट मारना चाहते हो? आप तिरंगे बात करते हो? शर्माणी जी आपको मुद्दा हमारा वो नहीं है, मुद्दा हमारा वो नहीं है, मुद्दा हमारा वो नहीं है। हम मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता की आवाज विधानसभा में कैसे पहुंचे, इस पे बात होनी चाहिए। जिनका विधानसभा में सदस्य, आपने किसने बैठा रखा इसको? अरे खालिद जी, मैं पूछना चाहता हूँ, किसने बैठा रखा इन लोगों का प्रवक्ता? कोई सदस्य है इनका? क्या योजना के लिए बैठा रखा आपने? अगर आपको किस योजना से बैठा रखा? अगर आपको आप बताइए किस ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो विपक्ष जिन मुद्दों के साथ विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहा है, मानसून सत्र में जाने की तैयारी कर रहा है, क्या उस सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का सरकार किस तरह से जवाब देगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम मानसून सत्र में महासंग्राम को लेकर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, सवाल यह है कि क्या विपक्ष के साथ सर्वसम्मति बनाकर सरकार इस सत्र को चलाने की कोशिश करेगी? क्या विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करेंगे सत्र शुरू होने से पहले? उत्तर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जी। इन्हें लोग, आपने ये जो चर्चा सत्र है, ये मानसून सत्र के होने वाले कार्यक्रम के नाते रखा है। इनेलो के प्रवक्ता का इस सत्र में किस भूमिका के तहत आपने बैठाया? क्या इनेलो को आप स्वीकार करते हैं? आप पहले क्या इनेलो आपकी प्रतिद्वंदी नहीं है? क्या पार्टी की हैसियत खत्म हो गई है इनेलो की? खालिद जी, क्या पार्टी की हैसियत आपकी सरकार ने खत्म कर दी है? खालिद जी, शास्त्री जी, यही सवाल है। हो सकते सर, आप निरंकुश एक आदमी, हर आदमी जो है वो सरकार से सवाल करने का उसके पास अधिकार है। देना पड़ेगा जब विधानसभा सत्र के सर चलने वाले मुद्दों पर जब आम इंसान भी आपसे इन सवालों के बारे में पूछ सकता है। क्या आपने पार्टी की मान्यता खत्म कर दी है? सम्माननीय, आप किसी और ऐसे निर्दलीय के प्रवक्ता के रूप में किसी को बुलाते तो हम स्वागत करते। आप इस लॉजिक का जवाब दीजिए कि इन लोगों का प्रवक्ता बैठकर क्या डिसीजन करेगा? उस वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। विधानसभा को क्या, एक इंसान को भी, एक आदमी को भी प्रदेश का जो है ना वो सरकार से सवाल करने का हक है। क्या आपने इनेलो की पार्टी की मान्यता खत्म कर दी है? क्या इनेलो चुनाव नहीं लड़ती है? क्या इनेलो विधानसभा में नहीं पहुंचती है? क्या इनेलो के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे प्रदेश में? नई राजनीति, नया संवैधानिक व्यवस्था हरियाणा न्यूज से खड़ा न करने की कोशिश करें। हरियाणा विधानसभा सत्र में वो प्रश्न कर सकता है
जो उस माननीय प्रश्न सर, ये विधानसभा सत्र में नहीं बैठे हैं, हम एक टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, एक टीवी पर डिबेट कर रहे हैं और उसमें एक इंसान भी आपसे पूछ सकता है, प्रदेश का एक इंसान भी आपसे सवाल कर सकता है। इनेलो तो एक पार्टी है, इनेलो तो फिर भी एक पार्टी है। मुझे सवाल करने ठीक है सर, आप ही के सवाल का जवाब सुखबीर जी दे देते हैं। शास्त्री जी नहीं, सुखबीर जी से क्यों ले लेंगे हम जवाब? सर हमने आपको दे दिया, मैं देता हूँ ना जवाब, सुन तो लीजिए। जब वो विधानसभा में बैठेंगे ऐसा कोई सर विधानसभा में तो नहीं जाएगा, अपने सरकार से सवाल नहीं कर सकता। शास्त्री जी खाली जी आप टॉपिक चेंज करिए। शास्त्री जी टॉपिक आप बदल रहे हैं, शास्त्री जी टॉपिक आप बदल रहे हैं। प्रदेश का एक शख्स भी सरकार से सवाल कर सकता है, आप कैसे सवाल आपने ये सवाल कैसे उठाया? शास्त्री जी आपने सवाल कैसे उठा लिया कि इनेलो को कैसे बैठाए? क्या इनेलो की पार्टी में नेता खत्म है? क्या इनेलो कोई देशद्रोही पार्टी है? क्या आपने ये शब्द कैसे किया? आपने ये कैसे कहा कि उनको नहीं बैठाना है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करेंगे उनको बैठाना है नहीं बैठाना है? कर रहे हैं नहीं, ये डिसाइड वो करेगा जो डिसाइड नहीं रखेगा। आप बताओ ना, क्या इनेलो कोई पार्टी है प्रदेश में या नहीं है? जिसने रखा है उस व्यक्ति का जो सर एक आदमी भी आपसे सवाल कर सकता है। शास्त्री जी टॉपिक को ना बदले, निभाओ, जो सवाल पूछे शास्त्री जी टॉपिक को ना बदले। ठीक है, जवाब आपने ठीक है कौशिक जी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। शास्त्री जी और सुखबीर जी प्लीज 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 शास्त्री जी रुक जाए। कौशिक जी आगे इस तरह की स्थिति जो अभी जो बात कह रहे हैं शास्त्री जी, इसका क्या मायने? ठीक है शास्त्री जी सुनिए प्लीज, अच्छी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन शास्त्री जी सुन लीजिए, शास्त्री जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, कानों को खोल लीजिए, जो मान थोड़ा सा सुन लीजिए। बस खाली जी प्लीज, भाषा के ऊपर ऐतराज है, खाली जी प्लीज, मैं बिल्कुल बाइकाट करूंगा, नहीं सुनूंगा और सुनकर उसका उत्तर नहीं दूंगा। कांग्रेस और राजनीतिक विश्लेषकों के उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं। शास्त्री जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा कोई सवाल नहीं है, उसके लिए बैठा हूँ जो विधानसभा सत्र में जिसके सदस्य होंगे, कांग्रेस के तो सदस्य है ना। ये सर ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है कि आप सवाल के जवाब नहीं देंगे। कोई सवाल नहीं है, मैं पॉलिटिकली एनालाइज करके जो महसूस करता हूं वो बोल रहा हूं। मैंने एक बहुत पॉजिटिव नोट पे जो हुआ करता था, जो होना चाहिए वो बातें की हैं। अब मैं अभी भी वही बात करूंगा, आपको पता नहीं कैसा लगेगा, तंवर जी को जल्दी से सर मुद्दे पे प्लीज प्लीज। मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम हरियाणा न्यूज का है तो इसका जो भी प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करेगा। किसी मुद्दे पे ये उनको क्लियर होना चाहिए। बात हो गई, और वहां विधानसभा में मैं एक पार्टी नहीं हूं, मतलब मेरा कोई भी आदमी नहीं है, मैं सिर्फ वोटर हूं। मुझे भी यह अधिकार होगा कि मैं अगर चाहूं तो अपने साथ परमिशन लेके वहां पे धरना प्रदर्शन या घेराव कर सकूं। यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, होना चाहिए। अगर आप उसको कुचलना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। इसी तरीके से अगर मान लो, जैसा मैं कह रहा हूं कि छोटी छोटी पार्टी, एक एक आदमी का दल जो है, जब भी कभी पार्लियामेंट या विधानसभा चलती है तो जो अपोजिशन में होते हैं वो लोग उनसे बैठ के अपना प्लान करते हैं, और जो पावर में होते हैं वो उनके साथ प्लान करते हैं कि भाई आपको रिप्लाई ये देना है। तो इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है कि अगर इनेलो इन्वॉल्व हो रही है, और इनेलो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस के साथ जाएगी। ठीक है सर, शास्त्री जी बोलिए। योगेश जी बड़े अदब के साथ, हम चर्चा का जो विषय है कि मानसून सत्र में, विधानसभा सत्र में होने वाले मुद्दों पर विपक्ष और सरकार की भूमिका क्या रहेगी, इस विषय पर हम डिबेट कर रहे हैं। सकारात्मक चर्चा तीनों के माध्यम से हो रही है, वही चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धरना प्रदर्शन और अंदर ये दोनों चीजें एक होती हैं क्या? नहीं, जब विषय ये चल रहा है, विषय ये चल रहा है कि जैसे लोकसभा की कार्रवाई हुई ऐसे विधानसभा की कार्रवाई बाधित होगी क्या? और चर्चा तो खाली जी ने ये की, लेकिन उस सारी चर्चा में अंदर जो मुद्दे होंगे उसमें इनेलो की भूमिका कहाँ सेट होती है? मैं बताता हूँ। वो बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं करेंगे, बाहर वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका अधिकार है, उनको कुचलने का कोई कारण नहीं बनता। लेकिन विधानसभा पार्लियामेंट एक पार्टी की हैसियत से तो इनेलो की भूमिका है ना। आपने अपने सर प्रदेश की राजनीति में एक पार्टी की हैसियत से तो इनेलो की भूमिका है। चुनाव एक सदस्य को जानबूझकर आपने अपने जो हक था आपको लड़ाई लड़ने का अंदर का, रिजाइन करके आपने उस मतदाताओं का मजाक किया, अपमान किया उनको।
इस पूरे देश में एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला है जिन्होंने किसान के समर्थन में इस्तीफा दिया, और आप चुनाव करा के देख लो, आपको पता लग जाएगा। आपने उसके साथ न्याय नहीं किया और आप उसको जबरदस्ती इन्वॉल्व कर रहे हो। आप कर लो ना, आप चुनाव करवा लो, क्यों नहीं करवाए 6 महीने के अंदर चुनाव? पता लग जाता आप कितने पानी में। अरे गाँव में आप जा नहीं सकते, चुनाव होने के बाद जब आप आए तब आप डिबेट करने के लिए चीजों को अच्छा लगेगा ना। यात्रा चला रहे हो। विधानसभा के अंदर भी ठीक है शास्त्री जी, बात पूरी कीजिए, फिर हम कांग्रेस के पास आते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के पास आएंगे। खालिद चाल का सुझाव पहले फरवरी में ड्यू था, उस वक्त तो कोरोना भी नहीं था। अपनी जिम्मेदारी उठाओ, आगे ये मुद्दे उठाना अंदर या बाहर, जहाँ पे हमारा लोकतांत्रिक अधिकार हम उठाएंगे। सुखबीर जी एक एक करके, हाँ बोलिए। हसन साहब, बड़ा दुख होता है। आईएनएलडी भाजपा की पुरानी साथी है और उसके लिए भाजपा के मन में इस तरह के विचार। सुनिए मुद्दे पे आइए। अब सुनिए मुद्दे पर, सुनिए तो सही, सुनियो। अरे शास्त्री जी सुन लो, मैं आपको एक बशीर बद्र का एक शेर सुनो। बशीर बद्र का एक शेर है कि गुरूर बहुत सजता है उस पर, लेकिन जरा उससे कह दो अपना गुरूर कम कर ले। जिस तरह के 7 साल में हरियाणा में कर्मकांड भाजपा के रहे, जब 2014 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार छोड़ी और हरियाणा के लोगों ने बहुमत दिया भाजपा को, उस समय हरियाणा नंबर 1 हरियाणा था, और जो कागजों में नहीं था, पूरे मतलब एक तरह से नंबर 1 हरियाणा था। उसके बाद स्थिति क्या हुई? आज हम पूरे देश में गरीबी में 12वें स्थान पर हैं। ये 7 साल का इनका वो है। बेरोजगारी और अपराध में पूरे अपने भारत में हम टॉप 3 में हैं। ये भाजपा का वो है। बेरोजगारी में हम टॉप पे हैं, महिला उत्पीड़न में हम टॉप पे हैं। तो ये 7 साल के कर्मकांड हैं भाजपा के। अब आप कहते हैं कि हमारे मुद्दे क्या होंगे? इस समय तो भाजपा के पास कुछ बचा ही नहीं है वहां सरकार के पास जाने के लिए। अगर सरकार के पास कुछ होता हसन साहब, तो 1 साल से डिले चल रहा है हरियाणा में पंचायत का चुनाव। आप देखिए ना, मामला तो कोर्ट में है। देखिए ना, नहीं, कोर्ट का मामला नहीं है, इसको आप सपोर्ट मत करिए हसन। कोर्ट भाई, कोर्ट में तो मामला है, इसको मानना पड़ेगा। कोर्ट का मामला नहीं है, सरकार जवाब नहीं देती है कोर्ट में। आप उसको समझ लीजिए ठीक से, सरकार को जवाब नहीं देती है, सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। आज जो ये हरियाणा में जब भी भाजपा और जेजेपी के नेता कहीं जाते हैं तो आप देखते नहीं, रोज आप चैनल पे चलाते हैं, आपके चैनल भी लोग देखते हैं, पूरा देश का मीडिया देखता है कि कहीं घेराव हो रहा है, कहीं कीट पत्थर बरस रहे हैं। तो यही बताइए ना खालिद जी, तो यही बताइए कि क्या विधानसभा में आप आराम से सत्र को चलने देंगे ना? 1 मिनट, जब हमारा नंबर आएगा, जब देश में ये बिल लेके आए इस तरह के किसानों के विरुद्ध, तो उस समय भाजपा ने नहीं सुनी। ये एक लोकतंत्र की हत्या वाली सरकारें चल रही है देश में और प्रदेश में। कांग्रेस को मौका मिलेगा तो हर हाल में प्रदेश के लोगों की एक मुद्दे की आवाज उठाई जाएगी, चाहे वो युवाओं के लिए बेरोजगारी की बात हो, चाहे महिलाओं पे उत्पीड़न की बात हो, उनके खिलाफ अपराध की बात हो, और जो किसान आंदोलन मुख्य रूप से समय देश और प्रदेश में है, उसको मजबूती के साथ उठाएंगे हम, सड़क से लेकर संसद और विधानसभा तक। ठीक है, प्रतिबद्ध है। शास्त्री जी, कांग्रेस का तेवर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आराम से सत्र नहीं चलने वाला है, हंगामेदार रहेगा। क्या जनता की आवाज दब जाएगी? खालिद जी, मैं बड़ा अदब के साथ खालिद जी की बात का जवाब देता हूँ। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बयान दिया है कि हम 19 तारीख को अपनी बैठक करेंगे और 20 तारीख से सत्र है। कांग्रेस प्रवक्ता आज चैलेंज कर रहे हैं मुद्दों को लेकर, तो अभी तो रणनीति ही नहीं बनी है। आप कौन से मुद्दों को लेकर चल रहे हो खालिद जी? लेकिन उन्होंने उन्होंने ये भी बता दिया, आज तो उन्होंने मुद्दा भी बताया, शायद मुद्दा आपने सुना नहीं। दूसरी बात, चलो इसलिए पढ़ा, ठीक है, खालिद जी जी बोलिए सर, खालिद जी धैर्य से। और खालिद जी का प्रेम कैसा उमड़ रहा है। एक खालिद जी कहते हैं कि आपको पता नहीं है, खालिद जी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते, लेकिन कैसे नहीं प्रतिक्रिया जाहिर करते सर? हमने आपकी बात रखी, आपकी आवाज रखी, जिस बात को आपको बोलना चाहिए था वो मैंने कहा, जिस बात को आपको बोलना चाहिए था वो मैंने कहा, और आप हम पे लाठी लगा रहे हैं। ठीक है, शास्त्री जी पहले हुआ साहब, अब ये उसी मुद्दे पे आने वाले। भाजपा की सोच है, भाजपा की सोच और रणनीति और विचार क्या है, जो 3 दिन पहले जंतर मंतर पे हुआ, उसी विचारों पे हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। खालिद जी, हमारा मुद्दा वो नहीं है, हम विधानसभा सत्र की, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों की बात उठाने के लिए यहां बैठे हैं, न कि हम और मुद्दों को लेकर बैठे हैं। जिस दिन उस पर डिबेट करेंगे आप सबको बुलाएंगे, उस मुद्दे पे बोलिएगा। लेकिन शास्त्री जी, बहुत अच्छा, मैं बधाई देता हूं आपको। बोलिए, आप बात पूरी कीजिए।
मुझे समझते रहे? हाँ जी सर। हाँ, इसलिए मैं उनकी जब रणनीति तय नहीं हुई है तो उनका बयान यहाँ कोई मायने नहीं रख रहा। लेकिन फिर भी आपका दावा क्या है? आप क्या जवाब मेरा दावा ये है, लेकिन ठीक है, आराम से खालिद जी, आराम से चहलका जी, आराम से। शास्त्री जी, लेकिन आज उन्होंने मुद्दे गिनाए हैं, उन्होंने मुद्दे गिनाए, शायद आपने ये नहीं सुना। मैंने बताया है, मैं बता रहा हूँ कि मुद्दे हैं। और मैंने भी पहले योगेश जी से पूछिए, मैंने भी यही कहा कि मुद्दे हैं, मुद्दे पर वो चर्चा करने के लिए आगे आएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी लेनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस एक जिम्मेवार यदि विपक्ष की भूमिका निभाता है तो वो मुद्दों से भागना नहीं, बहिर्गमन नहीं करना, वॉकआउट नहीं करना, शोर नहीं करना, इसके ऊपर कोई दावा कर सकते हैं क्या? उस पर कोई मजबूत अपनी बात रख सकते हैं? सत्र चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी तो है, सरकार भी कुछ भूमिका निभाएगी ना विपक्ष के साथ साथ। हम हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना कि जब सत्र शुरू होगा उससे पहले सब माननीय सदस्यों के साथ बैठकर जो बिजनेस ओवर्स हैं उनके पूरी ईमानदारी के साथ और जनता के सामने अपने मुद्दे रखकर विपक्ष को पूरा सम्मान देते हुए और वो जनहित के जो सब काम हरियाणा वासियों के लिए जनहित के लिए सोचे गए हैं सरकार के द्वारा, वो सब काम हो जाए। वो हंगामे की भेंट न करे। महंगाई पर भी कुछ सोचा होगा सरकार ने, क्योंकि विपक्ष तो इस मुद्दे को उठाने वाला है। बढ़ती महंगाई को लेकर भी कुछ सरकार ने सोचा होगा विधानसभा सत्र में, क्योंकि ये तो अहम मुद्दा है, लोगों के थाली से जुड़ा हुआ महंगाई है। मैंने कहा जैसा खालिद जी ने और आपने, योगेश जी ने जिन मुद्दों को उठाकर कि ये मुद्दे हो सकते हैं, मैंने इनकार नहीं किया कि मुद्दे नहीं है। मैं तो केवल इतना चाह रहा हूं आश्वासन कि ये लोग ईमानदारी से हर मुद्दे पर बहस करें। ठीक है, कि इन मुद्दों पर पीछे क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, फिर उसके बाद खालिद जी के पास आते हैं। एक बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं कि बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, चाहे खालिद जी गुस्से में बोलें और वो गुस्से में बोलें, लेकिन बात होनी चाहिए। और जब तक कॉन्टिन्यूटी रहती है ना डिस्कशन की, तब तक कुछ सॉल्यूशन निकलने की भी बात होती है। अदरवाइज वही बैकलॉग अगर आ गया, अगर किसानों के बीच में और उनके बीच में आ गया था जैसे, तो बैकलॉग आ गया, अब तो ये बात खत्म सी लगती है, पता नहीं कैसे ये टूटेगा, ये बर्फ कैसे पिघलेगी, फिर शुरू होगा। ऐसे ही ये लोग तो पके हुए पॉलिटिशियन है दोनों के दोनों तरफ से, तो इन लोगों को तो इतनी समझ होनी चाहिए कि हम जब तक बात नहीं करेंगे जनता का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं महंगाई के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ सरकार के हाथ में होगा, पर जो भी हो अपना अपोजिशन जो है वो अपनी सजेशन दे और वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़े हैं, उसमें बैठ घटाया नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, नहीं एक सेकंड में एक चीज नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे अपोजिशन को भी और रूलिंग पार्टी को भी, दोनों को सूट करते हैं और वो दोनों एक साथ मिलते हैं। जैसे बिहार में अभी हुआ है, वो जो जनगणना का प्रोग्राम बना उनका ओबीसी के हिसाब से, वो उसमें मिल गए हैं। तो ऐसे सबसे पहले वही बिल लेके आए, वही बातें करें उनको, ताकि एक पॉजिटिव सा रास्ता दिखाई दे जनता को। खालिद जी, केंद्र की भाजपा सरकार और हरियाणा की सरकार ने जब हसन साहब 2019 में अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जल्दी से बात सुनिए, बात जल्दी की नहीं है, जल्दी क्यों करेंगे? जब 2022 तक दोनों सरकारों ने, हरियाणा की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी कितनी हुई और किसानों की इस समय दुर्दशा क्या है और उनके आंदोलन की दुर्दशा क्या है, ये पूरा देश देख रहा है। आप सब रोज दिखाते हैं आय दुगनी नहीं, उनके खर्चे दुगने हो गए। और पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या है? 3-4 रुपए का टैक्स लगने वाला पेट्रोल डीजल 33-35 रुपए में वसूला जाता है, वो किसान को नहीं सेता है। भाजपा कहती है किसान से उसको फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा का मानना यह है कि किसान से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने फर्क नहीं पड़ता है। ये मुद्दा है, जल्दी से उठाएंगे किसान आंदोलन। दूसरा ने कहा, सुखबीर जी जल्दी से लास्ट कमेंट के तौर पर, सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, सर वक्त की कमी है, सबसे लास्ट कमेंट भी लेना है। सुखबीर जी जल्दी से लास्ट कमेंट। खालिद भाई, आज हरियाणा से उद्योग पलायन कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? 100 रुपए जो अभी पेट्रोल की आप बात कर रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? और 200 से ऊपर खाद्य तेल है, उसका जिम्मेदार कौन है? महिला उत्पीड़न में हरियाणा नंबर 1 है, उसका जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी और सब सवालों का जवाब देंगे पेपर लीक हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते, कुर्सी खाली करो, जनता आती है। ठीक है सर,
कौशिक जी जल्दी से लास्ट कमेंट। देखिए मेरी तो इच्छा सिंपल ये है आखिरी कि किसी भी तरीके से मिलके कुछ समाधान निकले। उन्हें दो कदम वो बढ़ेंगे, दो कदम ये बढ़ेंगे। सर मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे इस बार बहुत हैं। बेरोजगारी की बात कर लें, बेरोजगारी की बात करें, पेपर लीक की बात करें, महंगाई की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, विपक्ष के पास तो मुद्दा है खालिद जी, लेकिन क्या उसका सही से इस्तेमाल हो पाएगा? क्या उन जो जनता की जो आवाज है क्या विधानसभा में गूंज पाएगी या विपक्ष हंगामे के बीच इसको वैसे दबा देगा? हसन भाई ये समझ लीजिए, हम पूरे हरियाणा को और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि ये मुद्दे कांग्रेस के नहीं, इस देश के और प्रदेश के हैं। हम मजबूती से अपने सिस्टम से अपनी बात रखेंगे। अब ये निर्भर करता है सत्ता और सत्ता पे बैठे लोगों पे, वो प्रदेश के लोगों की और विपक्षी दलों की बात सुनता है कि नहीं सुनता है। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है शास्त्री जी, सत्र चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सबसे पहले तो मैं इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि योगेश कौशिक जी को मानता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता से आते आते एक राजनीतिक विश्लेषक और परिपक्व की आज भूमिका दी। मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुद्दा को भटकाने की कोशिश करते हैं। और अब अगली बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही है कि हम मुद्दे रखेंगे, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस यदि इस अपने वादे के ऊपर खरी उतरती है कि चर्चाओं से भागना नहीं है, बहिर्गमन नहीं करना, हर मुद्दे को संजीदगी के साथ रखकर भारतीय जनता पार्टी संजीदगी के साथ अपने सत्र को चलाएगी और उसी सत्र की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस भी अपनी स्थिति को अच्छे रखेंगे। तो आज के डिबेट का भी और मानसून सत्र का भी जनता को। लेकिन शास्त्री जी क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सत्र शुरू होने से पहले दोनों पार्टी बैठ जाएं, जो विपक्ष के हैं और आप लोग बैठकर एक ऐसी रणनीति बनाएं कि जनता की जो आवाज है वो सदन में पहुंचे? हो सकता है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस विषय में विचार जरूर करेंगे और वो तटस्थ रहकर दोनों सदनों को चलाने के में सक्षम रहते हैं दोनों। तो ये हो सकता है, होगा ही, होना भी चाहिए, मैं अपनी ओर से कहता हूँ। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष की दायित्व बनता है उस सबसे बातचीत करते ही उनसे परे होगी तो भी वो दोनों पार्टियों को बैठाकर बात भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 20 अगस्त से प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आज विपक्ष के तेवर रहे और जिस तरह से सत्ता पक्ष के तेवर रहे, ऐसे में यह लगता है कि जो विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है और सरकार भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।